जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग केजीएस बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 को सोल्व करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज में पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले 150 क्वेश्चन तक हमारे साथ बने रहिए। विलंब न करते हुए हम लोग सीधे सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, भंडारी समिति का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था? तो भंडारी समिति का गठन है ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन के लिए हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के आर्थिक नियोजन मॉडल से प्रेरित थी? ये सोवियत संघ से था। कहां से था? सोवियत संघ रूस से था। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विशेष रूप से कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई संकलित करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? श्रम ब्यूरो। कौन है? श्रम ब्यूरो। हिंदू विकास दर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका वर्णन के लिए किया जाता है? ये जो लगातार कम आर्थिक विकास दर होता है ना, तो उसके लिए क्या आता है? हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ढूंढना है। इसने प्रत्यक्ष काराधन अधिनियम 1990 का स्थान लिया और 1 जून 2000 को लागू हुआ। यही गलत है जी, है ना। ये 1999 का ठीक है, लिया। 1973 को प्रतिस्थापित किया और 1999 में क्या हुआ? ये इसका अधिनियम किया गया। तो पहला गलत है ये। इसका उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। सही बात है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों, एजेंसियों को कवर करता है, जिसका स्वामित्व नियंत्रण भारतीय निवासियों के पास है। सही बात है। इस अधिनियम के तहत शासित व्यक्तियों द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी उल्लंघन पर भी लागू होता है। सही बात है। तो गलत कौन था? सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन गलत है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। भारत सरकार योजना और गैर योजना वर्गीकरण किस वर्ष बंद कर दिया था? तो ये 2017-18 क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा होता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। अगला सवाल है, आर्थिक सिद्धांत में गिब्बन वस्तु की सबसे अच्छी विशेषता को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे सटीक रूप में प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? देखो, जब मुद्रा अवमूल्यन होता है तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जब कोई देश अपना पैसा को गिरा देता, उसकी वैल्यू क्या करता है? गिरा देता है ना, उसको बोलते हैं मुद्रा अवमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य बैंक की देनदारी के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन नहीं है? ऋण और अग्रिम। ऋण और अग्रिम। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन का मुख्य कार्य नहीं है? तो मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? उत्पादन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स किससे संबंधित है? तो ये है कृषि सब्सिडी WTO समझौते। निम्नलिखित में से कौन हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक नहीं है? ये देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा ये भी है, संसाधन दक्षता ये भी है, सतत विकास ये भी है, जीवाश्म ईंधन की खपत ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो कौन कौन सा आता है जी? सीमा शुल्क नहीं, इनकम टैक्स, हाँ जी ये आता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स आता है। पूंजीगत लाभ ये भी डायरेक्ट टैक्स आता है। उपहार कर ये डायरेक्ट टैक्स आता है। सेवा कर डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2025-26 में
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? जीडीपी का 4.4%। पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये 2021-22 में प्रस्तुत किया गया था। आइए अगला सवाल, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रा को नियंत्रण नहीं, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ाती है, नहीं जी कम करती है। संकुचनकारी मुद्रा नीति का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। जब केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाई थी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ? कलकत्ता में। प्रति व्यक्ति आय क्या मापती है? प्रति व्यक्ति आय जो है ये क्या मापती है? ये किसी की जो है ना उसकी सीमा बताता है। किसी निश्चित सीमा समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंद अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो बंद अर्थव्यवस्था कौन परिभाषित करता है जी? यानी कि ना तो आएगा और ना ही जाएगा। एक अर्थव्यवस्था जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न नहीं है, ना ही किसी से खरीदेगा और ना ही किसी को बेचेगा। नॉर्थ कोरिया है ना। अगला सवाल, लाफर वक्र वैचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस आर्थिक संबंध को दर्शाता है? कर दरों और सरकारी कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्टरलाइजेशन का हिस्सा मानी जाती है? तो ये जो खुले बाजार परिचालन का संचालन, इसे क्या मानते हैं? गतिविधि को स्टरलाइजेशन मानते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में रोलिंग प्लान लागू किया गया था? देखिए रोलिंग प्लान जो लागू हुआ था ये 78 और 79 में हुआ था। 78 और 79 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल होता है? राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल होता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। ठीक है, लाभांश और लाभ सही बात है, रक्षा नहीं, वेतन नहीं, पेंशन नहीं, टैक्स हाँ जी। तो पहला और पांचवा। अगला है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसे भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन करने का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले किसे आता है जी? VKRV राव को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जीडीपी डिफ्लेक्टर की गणना कैसे की जाती है? तो ये देखो, नाममात्र जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100, इस तरह से क्या होती है इसकी गणना होती है। गैर निष्पादित संपत्तियां का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यदि ऋण मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है? 8 मुख्य उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है? हमें ये शामिल है, हमें कौन कौन शामिल है ये ढूंढना है। ओके, देखिए सीमेंट है, स्टील है, वस्त्र नहीं है, रिफाइनरी है, ऑटोमोबाइल नहीं है, उर्वरक है, यानी कि 1 2 4 6। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्रांति और क्षेत्र। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। पीली क्रांति तिलहन के लिए, रजत क्रांति अंडे के लिए, ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए, सुनहरी क्रांति
शहद के लिए। तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लोकप्रिय हुआ था? ये जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ये 1974 से 79 तक जो चला था, इसके दौरान जो हुआ था ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, सजाइए। तो देखिए, फेरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सबसे पहले ये आया था। ओके, सबसे पहले ये आया था। उसके बाद उद्योग विकास और विनियम अधिनियम दूसरे नंबर पे था। चौथा के बाद दूसरा, कौन ऑप्शन है जी? 2 है। उसके बाद कौन आया था? MRTP अधिनियम 3 नंबर पे ये है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फेरा सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। कब आया था? 1948 में। ठीक है, उद्योग विकास वाला कब आया था? यह आया था 1951 में। 1951 में। ठीक है, और एकाधिकार जो MRP है, ये MRTP कब आया था? 1969 में। 1969 में। ठीक है, और विदेशी फेरा यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 में। देख लीजिए, है ना, 73 में, सॉरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण माना जाता है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण बैंक को और खुले बाजार का संचालन, नहीं, 2 लोग को माना जाता है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? घटती लागत विधि। घटती लागत विधि। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा निर्मित एक कृत्रिम या सिंथेटिक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है? कौन सा है? ये SDR। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी PM किसान योजना का मुख्य विशेषता है? तो कौन सा है? भुगतान संवितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT प्रणाली लागू करना, ऑप्शन नंबर सी। क्रिंस के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने की सोच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एहतियाती उद्देश्य। एहतियाती उद्देश्य। अगला है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू होती है? जेंडर बजट जो है कब से शुरू हुआ था जी? ये 2005 से शुरू हुआ था। 2005-6 से शुरू हुआ था, है ना। पहला जो जेंडर बजट रहता है 5-6 में केंद्रीय बजट में प्रकाशित हुआ था, है ना। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? कौन करता है? सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन से GDP अनुपात में कर की कम हिस्सेदारी के कारण है? कौन है? उपयुक्त। देखिए, भारत में एक बड़े अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति, सही बात है। प्रति व्यक्ति आय कम होना और अधिक गरीबी, सही बात है। कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच लगातार वृद्धि, सही बात है। यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है ना। बेरोजगारी कई टाइप के होते हैं। तो जब होता है जब कौशल यानी उसकी टैलेंट और नौकरी के बीच का असंतुलन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या प्रदान करता है? तो कौन करता है जी? ये करता है श्रम ब्यूरो। कौन करता है? श्रम ब्यूरो। IMF के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह केवल अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है।
आईएमएफ में मतदान के अधिकार निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के बीच समान रूप से वितरित किए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। इसकी सहायता आमतौर पर दीर्घकालिक होती है और सदस्य देशों के योगदान और बॉन्ड जारी करके वित्त पोषित होती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये कौन सा है? सिर्फ ए सही है, सिर्फ पहला सही है। अगला सवाल, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अरविंद पंगरिया को नियुक्त किया गया है ना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन करता है? कुल व्यय कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? जो प्रथम था वो खेती पर जोर दिया गया था ना, दूसरा औद्योगिकरण पर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जा रहा है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साधन कारपोरेट उधारकर्ताओं द्वारा अल्पकालिक निधि जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे अंकित मूल्य पर छूट जारी किया जाता है? तो यह है वाणिज्य पत्र। वाणिज्य पत्र। पीएम स्वनिधि एक पहल है जिससे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल, भुगतान संतुलन का क्या तात्पर्य है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान सभी आयात और निर्यात लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन है, भारत के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को औपचारिक रूप से किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो 92-93 के टाइम में पेश किया गया था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1975 में स्थापित किया गया था। 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नई ऋण सीमा क्या है? नई ऋण सीमा क्या है? 5 लाख। क्या है? 5 लाख। अगला है, आर्थिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा काराधन, सार्वजनिक व्यय और उधार का उपयोग, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला है, वित्तीय समावेशन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? थीम क्या था? सबका विकास। क्या था? सबका विकास। अगला है, भारत में मुद्रा गुणक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? व्यापक मुद्रा, आरक्षित मुद्रा। व्यापक मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पीजे नायक समिति
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीजे नायक संबंधित समिति जो है ये बैंक सुधार से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग खरीद मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग खरीद मूल्य कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदी शब्द को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? देखिए, मंदी का मतलब होता है 2 तिमाहियों के लिए किसी देश की वास्तविक जीडीपी में गिरावट, है ना? उसे क्या बोलते हैं? मंदी। भारत के नियोजन इतिहास में योजना अवकाश शब्द किस पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि को संदर्भित करता है? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गया था उसके बाद योजना अवकाश आया था, ठीक है, 1966 से 69 तक, 1969 से 66 से 69 तक, क्योंकि इस दौरान ना बहुत सारे घटनाएं घटी थी। भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, हमारे जवाहरलाल की मृत्यु हुई थी, हमारे एक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे ऐसे लोग को हमने खोया था, इसलिए क्या लाया गया था? योजना अवकाश, 3 साल को रेस्ट दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करिए? चलिए, कथन पे क्या करना है? विचार करना है। इसे इसे नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2014 में नहीं, गलत बात है, जनवरी 2014 में नहीं, जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था, है ना? ये लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक टैक्स में छूट प्रदान करता है। नहीं, 3 वित्तीय वर्ष तक। कितने? 3 वित्तीय वर्ष तक छूट प्रदान करता है। तो दोनों, पूछा कौन गलत है? तो दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत को विश्व रेमिटेंस का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो सी 14.3%। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये बिहार में। कहाँ होगा? बिहार में। एंजल के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जैसे जैसे घरेलू आय बढ़ती है भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात भी बढ़ता है। हमें क्या ढूंढना है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे घरेलू आय बढ़ती है भोजन पर खर्च की जाने वाली, हाँ, आय का अनुपात क्या होता है? घटता जाता है। एंजल का नियम ये कहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंक कनेक्टिविटी प्रदान करता है? कौन करता है? भारत नेट। कौन करता है? भारत नेट। अगला सवाल है, भारत में प्रत्यक्ष करों के नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में एमएसएमई से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 ने एमएसएमई निवेश की परिभाषा को संशोधित कर सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 करोड़, लघु उद्यमों के लिए 50 करोड़ और मध्यम उद्यमों के लिए 150 करोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये उल्टा पुल्टा डेटा दे दिया है ना, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई को विकास के इंजनों में से एक माना गया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी केवल सेकेंड सही है। आइए, तेंदुलकर फॉर्मूला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तेंदुलकर फॉर्मूला जो है ना, गरीबी स्तर का अनुमान लगाता है ना। तेंदुलकर फॉर्मूला कब आया था? 2005 में आया था। 2009 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।
फिर 2012 में आया था रंगराजन समिति, क्या था, वो भी गरीबी रेखा को से संबंधित है। बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार के किस जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापित करने की घोषणा की है? फिर बक्सर और पश्चिमी चंपारण, बक्सर और पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की निर्यात वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? प्राथमिक कारक निम्नलिखित में से क्या है? तो ये सेवाएं। अगला है, भारत में एंजल टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर लगाए जाने वाला कर है, जहां शेयर की कीमत उचित बाजार मूल्य से अधिक मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। एंजल टैक्स शब्द का आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत उपयोग किया जाता है? नहीं जी। यह कर स्टार्टअप में निवेश के माध्यम से धन संशोधन और धन की राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए पेश किया गया था। सही बात है। पहला और तीसरा, यह केवल भारतीय स्टार्टअप और गैर, नहीं ये गलत है। पहला और तीसरा क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? तो जो मशीन खरीदते हैं वो पूंजीगत व्यय है ना, बाकी पूंजीगत व्यय नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? अनुमानित वृद्धि दर क्या GDP का? 7 से 7.5, सॉरी 6.3 से 6.8 तक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6.3 से 6.8 तक। अगला सवाल, अगला सवाल, पानी पी रहे थे थोड़ा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें भारत में खरीफ फसलों के रूप में प्रमुख रूप से उगाई जाती है? तो देखिए, ये कौन कौन सी उगाई जाती है? कौन सा फसल पूछा है? खरीफ फसल के बारे में पूछा है। तो ये खरीफ फसल के बारे में पूछा है। अलसी नहीं, बाजरा, हाँ जी, बाजरा क्या है? एक खरीफ फसल है। ये बाजरा के बारे में BPSC मेंस में पूछा था, मिलेट की खेती के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, है ना। और मूंगफली, ये भी खरीफ है ना। कुल्थी नहीं, अल्फा लफा नहीं, सरसों नहीं, कपास, कपास क्या है? खरीफ है। दूसरा, तीसरा, सातवां, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नवीनतम वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत भारतीय कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितने प्रतिशत भारतीय कृषि में जुड़े हुए हैं? तो कितने प्रतिशत जुड़े हुए हैं? ये 46.1%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ डालता है? प्रतिगामी टैक्स, प्रतिगामी टैक्स जो है ये ज्यादा डालता है। अगला सवाल, आज हम लोग को 1 घंटा में पी लगता है पूरा हो जाएगा 150। मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दों और इससे सही परिभाषाओं को सुमेलित कीजिए और देखिए कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, शीर्ष मुद्रा, शीर्ष मुद्रा उसे कहते हैं
किसी अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रा को, अरे ये उल्टा मिला दे, सी मिला दिया जी। मुख्य मुद्रा, मुख्य मुद्रा किसे बोलते हैं? खाद्य ऊर्जा जैसी स्थिति को छोड़कर जो कीमतों में वृद्धि होती है ना, ये देखिए इसका ये होता, तो ठीक है, ये सब गलत मिला दिया है ना। कितने सही सुमेलित है? एक भी नहीं, सब गलत सुमेलित किया हुआ है। अगला सवाल, कौन सा शब्द प्राथमिक घाटा का सही वर्णन करता है? देखिए प्राथमिक घाटा का मतलब होता है पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा, इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। हार्ड पावर्ड मनी, हार्ड पावर्ड मनी का सही अर्थ क्या है? देखिए इसका सही अर्थ जो है ना, वाणिज्य बैंकों के नगद भंडारण के साथ साथ जनता द्वारा रखे गए नोट और सिक्के। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है? ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, सही बात है ना, ये आपका सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये भी सही है। आईएफसी, ये भी सही है ना, आईएफसी ये भी सही है। और MIGA, MIGA ये भी सही है, बस ये नहीं है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधारों की सिफारिश करने और इसकी परिभाषाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो किस समिति की स्थापना की गई थी? मायाराम समिति की, है ना। अगला है रॉबिन हुड टैक्स, जिसे टोबिन टैक्स भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में सभी स्पॉट रूपांतरणों पर कर लगाना। ऑप्शन नंबर सी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के संबंध में कथन पे विचार करिए और कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? यह अधिनियम वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित करता है, सही बात है। यह अधिनियम केवल सरकारी, नहीं, ये गलत बात है, केवल सरकारी दोनों के लिए। तो कौन सा सही है? केवल पहला सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता जो है, ये सजातीय उत्पाद है। क्या है? सजातीय उत्पाद है। 1991 में आर्थिक सुधार शुरू करने के क्या कारण थे? क्या कारण थे? नकारात्मक भुगतान संतुलन, सही बात है। खाड़ी युद्ध हो रहा था, वही बात है। राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था, सही बात है। ये सब के सब कारण था जी। अगला है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? कौन सा उपाय किए जाते हैं? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सही बात है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाना, सही बात है। बैंक दर में कमी करना, नहीं जी गलत है। सीमांत स्थायी सुविधा वृद्धि करना, सही बात है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का गठन करती है? वास्तविक क्षेत्र का गठन करती है, तो कौन सा करती है? किसान अपनी फसल काटते हैं, सही बात है। कपड़ा मिले जो कच्चा कपास को बदलती है, सही बात है। एक व्यापारिक कंपनी को पैसा उधार देना वाणिज्य बैंक, नहीं। विदेशी रुपया मूल्य ब्रांड जारी करने वाला एक कारपोरेट निकाय, नहीं। पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बुवाई के मौसम की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एनके सिंह समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। सही बात है। यह केंद्र सरकार को प्रतिभूतियों को प्राथमिक निगमों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे उधार लेने से रोकता है। ये भी सही बात है। कौन सा सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी की अवधारणा को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करती है? परिभाषित करती है। ठीक है। देखिए ये जो क्या बोला कि क्रय शक्ति क्षमता है ना, इसका मतलब एक सिद्धांत है जो, ठीक है, क्या एक सिद्धांत है जो वस्तुओं की मानक टोकरी के माध्यम से मुद्रा की क्रय शक्ति की तुलना करता है, जिसे मूल्य अंतर के अनुसार समायोजित किया जाता है। अगला सवाल, आय असमानता को मापा जाता है। आय असमानता को मापा जाता है। ठीक है, ये लॉरेंज वक्र से मापते हैं। किससे मापते हैं हम लोग? लॉरेंज वक्र से मापते हैं। अगला है, इस्पात संयंत्रों और सहयोगी देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। कौन कौन से सही सम्मिलित है? राउरकेला जर्मनी, सही बात है। बोकारो, देखिए दुर्गापुर जो है ये यूके के सहयोग से बना था, और बोकारो जो है ये रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, ये इन्होंने उल्टा दे दिया है, तो सिर्फ एक ही सही है, केवल पहला, केवल पहला। ठीक है, तो राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से बना था, और बोकारो जो है ये, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। जो है ब्रिटेन नहीं बल्कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था। और दुर्गापुर जो है ये किसके सहयोग से बना था? यूके के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। केवल पहला सही है। नेक्स्ट, जब विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ती है तो अन्य मुद्राओं की सापेक्ष इसके मूल्य पर सीधा प्रभाव क्या पड़ता है? सीधा प्रभाव क्या पड़ता है? घरेलू मुद्रा अधिक मूल्यवान हो जाता है। अगला है, 1991 के एलपीजी सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला सवाल, बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्त अनुपात CAR क्या दर्शाता है? CAR क्या दर्शाता है? बैंक की पूंजी का उसके जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों से अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं जरा। वे ऋण, अग्रिम, कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए नहीं। गलत बात है। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जमा बीमा सुविधा जमा लेने वाली NBFC के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। सही बात है। NBFC के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी के पास न्यूनतम 100 करोड़ का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड होना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये भी गलत बात है। पहला तीसरा पूछा, गलत कौन है? पहला और तीसरा दोनों क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी के साथ वृद्धि हो रही है उसे सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है।
उसे ना हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला सवाल, ये कथन और निष्कर्ष दे दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि आमतौर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि के दबाव को कम करती है। दबाव को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, सही बात है। उच्च रेपो रेट वाणिज्य बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ती है, मुद्रा की आपूर्ति को कम करती है और उपभोक्ता खर्च और निवेश को कम करती है। सही बात है, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? आर के षणमुखम सेट्टी। किसने किया था? आर के षणमुखम सेट्टी। अगला सवाल, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? एस राघवन समिति। अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है, इसे फसल विविधीकरण टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, नहीं जी, ये जो है पहला है, ये क्या है? इन्होंने गलत दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि कृषि एवं किसान मंत्रालय लागू करेगा। कृषि एवं किसान मंत्रालय। यह योजना कम कृषि उत्पादकता, माध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित करती है। लक्षित करती है, सही बात है। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण के बुनियादी ढांचों का मजबूत करना है। सही बात है। कौन सा? ये दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमानित कुल व्यय क्या है? कुल व्यय क्या है? 50,65,345 करोड़, है ना। अगला सवाल, 2025-26 के अनुसार बजट अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो उसके लिए जो है ना, वो 63,500 करोड़ दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से किस योजना के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, है ना, ये मनरेगा के लिए है ना। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र और से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधनों का कुल अनुमानित हस्तांतरण कितना है? ये जो है कितना है? तो ये आपका 25,01,284 करोड़। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए, सरकार के सबसे राजस्व स्रोत क्या होता है? उधार और अन्य देयताएं, इससे जो होती है सबसे बड़ा स्रोत होता है इनको। अगला सवाल, बिहार का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये तो बरौनी के लिए जाना जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में टैरिफ लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, से बचाना। अगला है, प्रभावी पूंजीगत व्यय के संबंध में
प्रभावी पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये जो इसमें देखिए, ये कंपनी द्वारा अचल भौतिक और गैर उपभोग परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, उन्नत करने के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, कौन नहीं जी, ये तो नहीं है। यह सरकारी व्यय का वह हिस्सा है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों का उत्पादन नहीं होता, ये भी नहीं है। यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है, ये भी नहीं है। इसे पूंजीगत व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। सही बात है, 12 का डी। अगला है एलिफ करे फोरेस्टर पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जो है गरीबी का मापन, किससे? गरीबी का मापन। अगला करेंसी नोट और सिक्कों को फिएट मनी क्यों कहा जाता है? फिएट मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सरकार द्वारा घोषित वैध मुद्रा है जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते के विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? है विश्व व्यापार संगठन WTO। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मुख्य सिद्धांत नहीं है? ये जो है सिंथेटिक सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति लघु उद्योगों से संबंधित है? डी के कॉर्वे समिति। डी के कॉर्वे समिति। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आता है? तो कितना आएगा? 47%। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत का बाजार पूंजीकरण से जीडीपी अनुपात कितना है? कितना है? 136%। 136%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के पूंजी बाजार के प्रदर्शन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? दिसंबर 2024 तक डीमैट खातों की संख्या वर्ष दर वर्ष 133% से बढ़ाकर 1805 करोड़ कर दी गई है। ये गलत है। 18.5 करोड़ जो है ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित वैश्विक आर्थिक सूचकों में से किसे बंद कर दिया गया है? किसे बंद कर दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा ये बंद कर दिया गया है। अगला सवाल, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। ठीक है, तो सही बात है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोना या विशेष आहरण अधिकार शामिल नहीं, सोना शामिल है जी, गलत बात है ये। ऑप्शन नंबर सिर्फ ये सही है ना। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित ईज ऑफ माइंड डूइंग बिजनेस 2.0 सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समाप्त करना। सही बात है। EOD B 2.0 चरण में
चरण 1 में जोखिम आधारित विनियमित अपनाना और मानकों का उदारीकरण करना शामिल नहीं, गलत बात है। ईओडी बी 2.0 के चरण 2 के अंतर्गत शुल्क दरों को कम करना और क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है। ये पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कवरेज हासिल नहीं किया है? उत्तर प्रदेश। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये आपको पता है 2070 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जैसी प्रौद्योगिकियां किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ये जो है थर्मल पावर जनरेशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। प्लेट में खाना खत्म करने से प्रति व्यक्ति 90 किलोग्राम वार्षिक खाद्य की बर्बादी से बचाया जा सकता है। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। कॉपर लूपिंग से भारत में प्रतिदिन 7,80,000 सवारी कम हो सकती है, 380 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। सही बात है। 1 टन अखबार को रिसाइकलिंग करने के लिए 25,000 लीटर पानी की बर्बादी से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। विश्व की 20% आबादी द्वारा जीवन शैली में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में 50% तक की कमी आ सकती। नहीं जी, ये जो है गलत है। जो गलत है, 50% तक ये कमी तो नहीं आएगा, 20% तक कमी आएगा। 13% आबादी और 20% तक कमी आएगा, है ना। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संसद सदस्यों द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है? कितने लिया गया है? 3,361। 3,361। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मिला। बिल्कुल सही बात है। यह योजना 500 सरकारी ITI के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगी। नहीं जी, गलत बात है। ये 500 नहीं करेगी, 1,000 करेगी। कितने? 1,000 करेगी। ठीक है। अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की मानव पूंजी मांगों को पूरा करने के लिए 10 लाख युवाओं को उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के लिए माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये भी गलत बात है। 20 लाख युवाओं करे। कितना? 10 लाख नहीं, 20 लाख। तो सिर्फ पहला सही है। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP कितनी है? तो ये कितनी है? ये जो GDP है ये 8,54,429 करोड़। अगला सवाल, 2023-24 में स्थिर 2011-12 मूल्यों पर बिहार में सकल राज्य मूल्य संवर्धन
जीएसवीए किस क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया है? तो किसने सबसे अधिक योगदान दिया है? तृतीय क्षेत्र ने। बिहार सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में कृषि यांत्रिकरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? एक ही है 11,900 लाख। हाँ, 11,900 लाख की स्वीकृति की है। अगला सवाल है 2023-24 के दौरान 9 चीनी मिलें में गन्ने की पेराई से बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना था? कितना था? ये था 68.77 लाख क्विंटल। अगला है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के दौरान बिहार में श्रम बल भागीदारी दर क्या थी? क्या थी? 55.0% 55%। करेक्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। इस घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। 2019 में की गई थी। नहीं, 2019 में नहीं, 2014 में की गई थी, है ना? ये गलत है, पहला गलत है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है, सही बात है। यह योजना बिहार में जीविका माध्यम से कार्यान्वित की होती है, सही बात है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बस 10-12 सवाल और हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, पटना मेट्रो के लिए कितनी की गई है? 3402 करोड़ रुपए। ठीक है, 3402 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2024-25 2025-26 में 24-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना होने का अनुमान है? 9.2%। 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार के अनुमानित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है? ये है 66,828 करोड़ रुपए। अगला है बिहार के, अच्छा प्रति व्यक्ति जीडीपी है ना, रुपए में होगा, सॉरी। बिहार के 2025-26 बजट में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटित किया गया है? तो किसको किया गया? शिक्षा के ऊपर सबसे अधिक आवंटित किया गया। बिहार बजट 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,972 करोड़, है ना? अगला सवाल 2011 से 24 के दौरान प्रमुख भारतीय राज्यों में परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामलों में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार का स्थान क्या है? थर्ड स्थान है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग इसको। महारत्न पीजीसीआईएल है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनी है, पहला के चौथा। देखो यही मिल गया ऑप्शन नंबर डी। नवरत्न कौन है इसमें से? नेशनल फर्टिलाइजर है। मिनी रत्न वन कौन है? ये भारतीय विमापन प्राधिकरण। मिनी रत्न 2 कौन है? इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मुख्य घटक नहीं है? देखिए, मानव विकास सूचकांक ना जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये है। मृत्यु दर नहीं है, शिशु मृत्यु दर का मुख्य घटक नहीं है। कृषि और खनन जैसी
प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है रेड कॉलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बिजनेस रेडी जारी करता है? तो बिजनेस रेडी कौन जारी करता है? ये करता है विश्व बैंक करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। गिल्ट एज मार्केट किससे संबंधित है? ये सरकारी सिक्योरिटी ट्रेंडिंग से संबंधित है। अगला सवाल, 3 सवाल और है। वैश्विक कृषि उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है आपका डी बाजरा। मोस्ट फेवरेटेड नेशन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे का मुख्य घटक है? मुख्य घटक है तो कौन है? विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता। ठीक है। अगला है, लास्ट है, गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर निम्नलिखित में से किस गलियारे का हिस्सा है? यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे आज के 150 क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए। जय हिंद।